अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं रूही एट 10। मैं हूं आपकी होस्ट महाजुबीन आबिद। उम्मीद करती हूं कि आप तमाम लोग जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, सभी ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो आप तमाम लोगों को। और आज का प्रोग्राम हमेशा की तरह ही इंफॉर्मेटिव हेल्दी डिस्कशन का आगाज करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं उनकी जानिब भी बढ़ते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपका कल का दिन अच्छा गुजरा होगा और आज के दिन के हवाले से जो तैयारियां हैं उनका भी आगाज शुरू हो चुका होगा। हफ्ता कब गुजर जाता है, वक्त कैसे गुजरता है और जिंदगी कैसे गुजरती चली जाती है, इसका अंदाजा ही नहीं हो पाता। वक्त बहुत तेजी से गुजर रहा है और ये बात तो बहुत अहम है कि गुजरा वक्त कभी वापस नहीं आता। तो जहां भी अपना टाइम इन्वेस्ट करें, पहले ये देखें, तयन करें कि वो जगह इतनी वर्दी है कि वहां आप अपना टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं या नहीं। तो अच्छी जगहों पर अपना टाइम इन्वेस्ट करें, अच्छे लोगों पर अपना टाइम इन्वेस्ट करें, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बहुत मैटर करती है। इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं एंटरप्रेन्योर दानिश अली राव साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया। ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका बहुत शुक्रिया कि आप आए और आज बहुत सारी चीजें एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड, आईटी सेक्टर से रिलेटेड जो कि हमने आपसे डिस्कस करनी है। लेकिन पहले बढ़ते हैं, चलते हैं अपने सेगमेंट आज नेकी की बात की जानिब। देखते हैं कि हमारे स्कॉलर साहब आज हमें नेकी की कौन सी नई बात बताने जा रहे हैं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों और मेरी बहनों, बदनसीब की तीसरी अलामत यह है वरग़बतु फ़ी दुनिया, जिसकी दुनिया में रग़बत ज़्यादा हो, आखिरत का शौक़ ना हो। दुनिया की रग़बत का हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे दिल में दुनिया की रग़बत मौजूद है? उसका आसान तरीक़ा ये है, जब अल्लाह का मुनादी निदा करके कहता है हय्य अलस्सलाह हय्य अलस्सलाह, आया हम अपना कारोबार बंद करके नमाज की तरफ जाते हैं या नहीं जाते? अगर नहीं जाते, कहते हैं बाद में पढ़ लेंगे। इससे मालूम हुआ हमारे दिलों में दुनिया की महब्बत मौजूद है और ये बदनसीबी की अलामत है। अल्लाह मुझे भी आपको भी बदनसीब होने से महफूज फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन। और इसी अच्छी बात के साथ प्रोग्राम का आगाज करते हैं, अपनी आज के डिस्कशन का आगाज करते हैं। दानिश अली राव हमारे साथ मौजूद है जो कि एंटरप्रेन्योर हैं। सबसे पहले तो आप हमें बताइए कि मौसम कैसा लग रहा है आपको? मौसम में काफ़ी चेंज आ गया है। कुछ जो है मौसम में अब गर्मी की शिद्दत बढ़ती जा रही है, तो यहाँ पर भी स्टूडियो में भी आपके कुछ जो है वो फील हो रही है। गर्मी की आगाज़ है गर्मी का। मुल्तान के लिए सर्दी बहुत कम टाइम के लिए आती है और ज़्यादा वक्त तो हम लोगों को गर्मी ही फेस करने को मिलती है। तो गर्मी का आगाज़ है, इंशाल्लाह फॉर द बेस्ट के आगे कैसे गुजरती है। मौसम बहार के हवाले से भी हम देखते हैं कि हर साल कई तैयारियां होती हैं, जश्न बहार फेस्टिवल्स होते हैं, फूल ही फूल, रंग ही रंग। तो ये मौसम कितना अपीलिंग लगता है आपको? देखें, अपीलिंग इन द सेंस के डेफिनेटली जब दिल का मौसम अच्छा हो, बाहर का मौसम अच्छा हो, तो दिल का मौसम भी अच्छा होता है। तो बाहर का मौसम किसको अच्छा नहीं लगता? और जब दिल का मौसम अच्छा ना हो तो फिर दिल का मौसम अच्छा बेरंग लगती है। बिल्कुल बिल्कुल बेरंग लगती है, ऐसे ही है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट की बात हो रही थी। जहां बिजनेस की बात करेंगे वहां पर हम ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे, टाइम कंज्यूम होने की बात करेंगे, टाइम मैनेजमेंट की बात करेंगे, मुख्तलिफ चैलेंजेस की बात करेंगे। क्या समझते हैं वैसे बिजनेस करना कितना आसान है, कितना मुश्किल है? देखें, बिजनेस करना आसान और मुश्किल से ज्यादा उसके लिए आपको एक पैशन और विल पावर की जरूरत है। ठीक है, जहां आपकी विल है और पैशन है तो मुश्किल चीज भी आसान हो जाएगी, और जहां आपकी विल नहीं है या आपकी मर्जी के खिलाफ कोई आप मजबूरी में काम कर रहे हैं, तो वो चाहे जितना भी आसान हो आपको मुश्किल लगने आपको डिफिकल्ट लगेगा, चैलेंजिंग होगा आपके लिए। ठीक है, अब बिजनेस करने के लिए बिजनेस हर कोई नहीं कर सकता, मैं ये समझती हूँ। उसके लिए कारोबारी दिमाग होना भी जरूरी है। तो इसके हवाले से एक आम इंसान को आप क्या समझते हैं, कितनी नॉलेज होनी चाहिए? देखिए, मैं इसको एक किस्म की जो है ना वो मिथ समझता हूं कि कारोबार करने के लिए कारोबारी दिमाग होना चाहिए। बच्चा कोई भी जो है ना कारोबारी दिमाग के साथ पैदा नहीं होता, ना ही बच्चा कोई डॉक्टर पैदा होता है, ना कोई इंजीनियर पैदा होता है। ये हमारी सोसाइटी है जो उसको जिस तरफ लेकर जा रही होती है। हमारे पास हमारी सोसाइटी में, खासतौर पे पाकिस्तान में, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि आपको कैरियर काउंसलिंग कोई नहीं है। आपको बच्चा पैदा होते ही स्कूल में एडमिट करते ही आप ये कहते हैं कि जी आपने डॉक्टर बनना है या आपने इंजीनियर बनना है या आपने किसी भी अपने जॉब सेक्टर के अंदर आपने ज्यादा फोकस ये होता है। तो एंटरप्रेन्योर या बिजनेस की तरफ कोई भी ले जाने वाला या उसको गाइड करने वाला नहीं होता।
मैं भी एक ऐसी ही फैमिली बैकग्राउंड से हूं जहां पर आज तक किसी ने कोई कारोबार नहीं किया, कोई बिजनेस नहीं किया। आई एम द फर्स्ट पर्सन जो इस साइट पर आया, लेकिन मेरा एक पैशन था जिसको मैंने अपने इर्द गिर्द सोसाइटी से देखकर मैंने सीखा। और जो डिफिकल्टीज मुझे जॉब के अंदर, ऐसा नहीं है कि मैं शुरू से ही बिजनेस में हूं, मैंने जॉब भी की है, और जॉब की सर्च में और जॉब के अंदर जो मुझे डिफिकल्टीज और ऐसी चीजें जो मुझे रोक रही थी काम करने से, या मैं रिस्ट्रिक्टेड था एक एनवायरनमेंट के अंदर, तो उससे निकलने के लिए जो है वो मेरा पैशन जो था, मैंने वो फिर जो है वो जॉब से हट के फिर बिजनेस की तरफ आया। कुछ स्किल होती है ना, कुछ स्किल्स होती है, इंसान को पता होता है कि हाँ जी वो ये काम कर सकता है। तो बिजनेस के भी कुछ डूज एंड डोंट्स होते हैं जो कि हमें वक्त के साथ पता चलता है, और वक्त के साथ हम एक्सप्लोर करते हैं, डिस्कवर करते हैं कि हाँ जी हम इस चीज के लिए बने हैं, ये चीज हम आगे परस्यू कर सकते हैं। तो दिस इज व्हाई आई सेड कि हर कोई नहीं चला पाता, हर कोई नहीं कर पाता, बिकॉज सब लोगों को डूज एंड डोंट्स का इल्म नहीं होता कि बिजनेस कैसे चलाना है, कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है, प्रॉफिट एंड लॉस की बड़ी नॉलेज होती है जो कि हर बंदे को नहीं होती। तो मैं इस हवाले से जानना चाह रही थी आपसे। एजुकेशन एंड स्किल्स को आप बिल्कुल ही बाईपास नहीं कर सकते बिजनेस के लिए। एक एजुकेशन और उस बिजनेस सेक्टर से रिलेटेड आपको जो है वो आपके पास स्किल्स होना वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितने की एक पैशन आपको जरूरी है। ठीक है, तो इसके लिए भी अब तो खैर ये अवेयरनेस बहुत आ रही है, इवन के खवातीन एंटरप्रेन्योर्स बहुत आ गई हैं। हमारे साउथ पंजाब जो कि एक बहुत ही बैकवर्ड एरिया समझा जाता था, लेकिन इसमें भी बहुत सारी एंटरप्रेन्योर्स खवातीन सामने आ रही हैं, यंग जनरेशन सामने आ रही है। और मेरे बहुत करीबी ऐसे लोग जो खासतौर पे पैंडेमिक जो अब आया उसने जॉब की सिचुएशन जो ओवरऑल मार्केट में जो कर दी थी उसकी वजह से बहुत लोग मूव करके आए हैं। अब मैं निकलता हूं बाहर तो आप देखेंगे कि बहुत सारे ग्रेजुएट्स एंड मास्टर्स अपने छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स रन कर रहे हैं, खवातीन अपने रेस्टोरेंट्स रन कर रही हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा एक चेंज आया है। बहुत सारे लोग वर्क फ्रॉम होम भी कर रहे हैं। अब आप ऐसा भी होता है कि लोग घर से काम कर रहे हैं, ऑफिसेज जो दफ्तर हैं जितने भी वर्क प्लेसेस है वहां पर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये भी एक अच्छा शिफ्ट आया है। बिल्कुल, ये भी एक बहुत अच्छा आया, और ये ग्लोबली एक बहुत अच्छी एक चेंज आया है। मैं समझता हूं कि आपको अपने मर्जी से आप अपने वर्किंग आवर्स आप डिसाइड कर सकते हैं, और आप अपनी एक किस्म की जो कंफर्ट जोन है उसमें ही रहते हुए आप अपना इजीली जो है वो अपने काम को मैनेज करें। वर्क फ्रॉम होम की अब जॉब्स भी पैंडेमिक के बाद बहुत सारी ओपन हुई हैं, एंड इवन के फ्रीलांसर्स इटसेल्फ जो है वो एंटरप्रेन्योर है, वो अपने मुताबिक जो घर पे बैठ के आईटी में इतना जो है वो एडवांसमेंट आ चुकी है कि आप घर पे बैठ के अपनी मर्जी के मुताबिक अपने वर्किंग आवर्स डिसाइड करते हैं, अपने चार्जेस डिसाइड कर रहे होते हैं और काम कर रहे होते हैं। ठीक है, आज जिस पॉइंट को हम फोकस करने जा रहे हैं वो है बिजनेस आइडियाज। बिजनेस की तो हम बात करते ही हैं, लेकिन आइडिया की कितनी इंपॉर्टेंस है, आइडिया पर कितना काम जरूरी है? देखिए, आइडिया उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना आपके लिए ऐसे समझें किसी इबादत के लिए नियत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आइडिया यूनिक होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप मार्केट सर्वे और अपने इर्द गिर्द की जहां पर आप बिजनेस को या अपने सोसाइटी में आप एक नई चीज को इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहे हैं, उसकी स्टडी बहुत जरूरी है कि आप जिस मार्केट को हिट करना चाहते हैं, जिस कस्टमर को टारगेट करना चाहते हैं, उसकी डिमांड क्या है और कहां लूप होल्स हैं जिसकी वजह से कस्टमर को बेयर करना पड़ रहा है। अब यहां पर जनूबी पंजाब में हमने एक नया कंसेप्ट मैं बताना चाहूंगा, एक लॉन्च किया हैंडीमैन सर्विसेज का। यहां पर इवन के पाकिस्तान में भी इस तरह से ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म के अंदर ये सर्विसेज पहले प्रोवाइड नहीं की जा रही। इंटरनेशनली हैंडीमैन की बहुत डिमांड है और बहुत ही एक हाईली पेड जो है वो ये जॉब्स होती हैं। हैंडीमैन सर्विसेज क्या है मैं उसको आपको बताता चलूं। ये एक डोमेस्टिक वर्कर्स का एक प्लेटफॉर्म हमने प्रोवाइड किया है जहां से आपके आम एक इंसान अपने आप को रजिस्टर करवा सकता है अनएम्प्लॉयड, अगर उसके पास कोई स्किल है, प्लम्बर है, इलेक्ट्रीशियन है, छोटे छोटे हाउसमेड्स हैं, ठीक है, क्लीनिंग सर्विसेज हैं, जैनिटर्स हैं जिनको आप उस आम में जमादार भी कह सकते हैं, आप नर्सिंग सर्विसेज हैं, बेबी सिटिंग है। तो ये एक बहुत बड़ा एक पेन एरिया था सोसाइटी का कि ये आपको सर्च करने में बहुत प्रॉब्लम होती थी कि अगर मुझे अपने घर के लिए कोई हाउसमेट चाहिए या अपने मैं भी प्रोफेशनल हूं और मेरी वाइफ भी जो है अगर वर्किंग लेडी हैं तो बच्चों की देखभाल के लिए उनके लिए हमें एक बेबी सिटर की ज़रूरत थी। उसके लिए हमने बहुत सर्च किया बट एक प्रोफेशनल बेबी सिटर जो कि ट्रेंड हो वो मार्केट में अवेलेबल नहीं थी। तो उसके लिए हमने फिर ये इस तरह से हमें एक आइडिया ये हमारे जहन में आया कि इसके ऊपर काम करना चाहिए और हमने किया। अब हम ट्रेन करते हैं प्रॉपर
अपने वर्कर्स को ट्रेंड प्रोफेशनल्स जो है वो अब हम मार्केट में प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक, यानी ये रियलाइजेशन बहुत जरूरी है कि सोसाइटी को किस चीज की जरूरत है, क्या रिक्वायरमेंट है, हम क्या नई चीज इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। तो दिस इज द आइडिया, और आइडिया पर काम करने की शायद जरूरत है। अब आजकल जो यंगस्टर्स आपने बोला कि काम कर रहे हैं, खवातीन भी फील्ड में आ गई हैं, तो जो यंगस्टर्स का खासा रुझान है, मैं तो उनके कंट्रीब्यूशन को इग्नोर कर ही नहीं सकती। दे रनिंग रेस्टोरेंट्स, मुख्तलिफ कैफेज इंट्रोड्यूस करवाए, नई से नई चीज इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, उनकी इस कोशिश को आप कैसे देखते हैं? देखें, ये आपकी ओवरऑल इकोनॉमी, आपकी जो मुल्क की इकोनॉमी है उसमें एक बहुत बड़ा रोल है हमारे यंगस्टर्स का, क्योंकि हमारी ज्यादातर आबादी, लकीली पाकिस्तान एक इस मामले में बहुत एक खुशकिस्मत मुल्क है कि उसकी ज्यादा आबादी जो है यंग लोगों के ऊपर मुश्तमिल है, जो कि काम कर सकते हैं, जिनमें जोश है, पोटेंशियल है, बिल्कुल पोटेंशियल है। तो ये एक बहुत बड़ा एज है, और ये आपकी इकोनॉमी में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं कि अगर यंग एंटरप्रेन्योर्स अगर मार्केट में आते हैं और वो नए आइडियाज, नए वलवले के साथ, नए जोश के साथ, नई इन्वेस्टमेंट्स आती हैं उसके साथ, तो डेफिनेटली दिस इज वेरी गुड मूव। ठीक है, कभी भी हम बिजनेस की बात करते थे, एटलीस्ट इस साल से, पिछले साल से पहले, तो हर कोई ये खौफ खाता था कि बिजनेस करना, इसके लिए तो बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत है, इसके लिए तो अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, कहां से आएगा इतना पैसा। तो अब तो आप देखें, आपके सामने है, हमारे सामने है कि लोग घरों में बैठ के काम कर रहे हैं, खवातीन घरों में बैठ के काम कर रही हैं, कुछ कपड़ों का कारोबार है, मेकअप का कारोबार है, तो छोटी इन्वेस्टमेंट से कारोबार चला रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हमारा जनूबी पंजाब जो है वो इस हवाले से बड़ा जरखेज है कि यहाँ पर खवातीन की दस्तकारी, हैंडी क्राफ्ट्स, और इस हवाले से ब्लू पॉटरी हमारे इसकी बहुत मशहूर है। तो ये घरेलू लेवल के ऊपर भी काफ़ी लोग जो हैं वो इस के ऊपर काम कर रहे हैं। इसमें मैं ये चाहूँगा कि जो बड़े बिजनेसमैन हैं, ये इंटरनेशनली आप अगर यूएस की तरफ, अमेरिका में देख लें, या बरतानिया में देख लें, तो वहाँ पर बड़े जो बिजनेसमैन हैं वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं छोटे डोमेस्टिक बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर्स को, इन्वेस्टमेंट लेकर आते हैं और उनको ऊपर इन्वेस्ट करते हैं और उनको एक प्लेटफॉर्म मुहैया करते हैं कि वो अपनी प्रोडक्ट को एक बेहतर मार्केट तक जो है वो पेश कर सकें और उसको प्रेजेंट कर सकें। तो इसमें उन एंटरप्रेन्योर्स का, जो कि एक स्टैब्लिश एंटरप्रेन्योर्स हैं और जिनके पास इन्वेस्टमेंट है, उनका भी बड़ा रोल है। प्लस मैं ये कहूँगा कि अब बहुत सारे लोगों को, इंक्लूडिंग मी, अब जब तक मैं इस फील्ड में नहीं आया था, ये नहीं पता होता कि इस वक्त गवर्नमेंट भी, और ये इस गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा, ये पिछली गवर्नमेंट से भी बेशुमार ऐसे पैकेजेस और ऐसे प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं जो कि ग्रांट्स आपको देते हैं, इन्वेस्टमेंट देते हैं छोटे एंटरप्रेन्योर्स को, अगर आपके पास बेहतर आइडिया है और आपके पास बेहतर रोड मैप है। स्मैडा, जो स्मॉल एंड मीडियम साइज इंटरप्राइज को जो कंट्रोल करती है, वो डिफरेंट ग्रांट्स देती है, डिफरेंट स्टार्टअप्स के लिए ग्रांट देती है। तो मेरे ख्याल से इन्वेस्टमेंट इज नॉट एन हर्डल कि आप कोई बिजनेस करने से जो वो रोक रही हो। मैंने अभी आपके साथ आइडिया शेयर किया, इसके लिए बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं थी। हमें एक आईटी प्लेटफॉर्म चाहिए था, जिसके लिए हमें मोबाइल ऐप या एक वेबसाइट चाहिए थी, और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की हमें जरूरत थी, लोगों को ऑर्गेनाइज करने की जरूरत थी कि उनको एक प्लेटफॉर्म पर हम इकट्ठा कर लें। उसके लिए आप अपनी एफर्ट्स लगाते हैं, ना कि पैसा। ठीक है, इस हवाले से बात करेंगे, यानी छोटे स्केल पर, छोटे लेवल पर बिजनेस करना मुश्किल नहीं रहा। ठीक, इस हवाले से बात करेंगे, अपनी गुफ्तगू को जारी रखेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं रूही एट 10। ब्रेक के बाद हम आ चुके हैं वापस प्रोग्राम में। एक दफा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। दरका बुखारी सोशल एक्टिविस्ट है, रिसेंटली उनका बर्थडे गुजरा है, तो मेरी तरफ से रूही एट 10 की पूरी टीम की तरफ से आपको बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। खुश रहें, आबाद रहें और एंजॉय करें अपने डेज को और अपनी लाइफ को। बढ़ते हैं अपने सेगमेंट की जानिब, जो कि है अंग्रेजी अदब में पाकिस्तानी सितारे। इंग्लिश लिटरेचर में पाकिस्तानी ऑथर्स का कितना और क्या कंट्रीब्यूशन है, इस हवाले से हमें बताते हैं प्रोफेसर डॉक्टर जिया अहमद साहब, जो कि हमारे साथ मौजूद है। और आज जिस नॉवल को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज एग्जिट वेस्ट बाय मोहसिन हामिद। जी फ्रेंड्स, आज का हमारा नावल एग्जिट वेस्ट है और उसके राइटर मोहसिन हामिद हैं। मोहसिन हामिद के बारे में मैं ये कहूँगा कि वो वाकई ही मोहसिन है पाकिस्तानी लिटरेरी अदब के, दूसरी चीज़ों के, क्योंकि उन्होंने इस तरीके से अदब को लिखा कि वो हमें हमारे मसाइल के बारे में बताते हैं कि हमारे मसाइल कैसे हैं, लेकिन हमारे मुंह पे नहीं मारते।
बल्कि वो खुद को उसमें शामिल करते हैं और कहते हैं कि यार पाकिस्तानियों, ये हमारा साइकोलॉजिकल बाय डिफॉल्ट बाय नेचर मसला है, लेकिन इसको हल भी तो करना है। और उसके लिए हमें वो अक्सर किसी ना किसी गैर मुल्क में, फॉरेन कंट्री में ले जाते हैं और वहां से उस सोल्यूशन को हमें देने की कोशिश करते हैं। तो बड़े खूबसूरत तरीके से वो हमारे पाकिस्तानी मसाइल को बताते हैं। इस लिहाज से मैं ये कहता हूं कि वो हमारे लिटरेरी अदबी किस्म के मौसम हैं। एग्जिट वेस्ट की तरफ चलते हैं। सबसे पहले टाइटल की बात करते हैं। एग्जिट वेस्ट के टाइटल को देख के लगता है कि जैसे मगरब कहीं जा रहा है, मगरब कहीं बाहर जाने लगा है या मगरब से लोग जाने लगे हैं। तो यकीन करें पूरे नावल में कोई भी मगरब का शख्स नावल में बाहर नहीं निकलता, स्टोरी में से बाहर नहीं निकलता, बल्कि ये हम हैं पाकिस्तानी, एशियाई, इंडियन या मिडल ईस्टर्न, जो दिखाए जाते हैं कि वो अपने अपने मुल्क से निकल के मगरब को जा रहे हैं। तो एग्जिट वेस्ट एक्चुअली मीन्स कि हम मगरब की तरफ जाते हैं तो क्या होता है, हमें क्या भुगतना पड़ता है, और इसी तरह से फिर हमारी नई सेटलमेंट जब होती है तो हमें क्या चेंज आ जाती है। लेकिन नावल की सबसे खूबसूरत बात इसका माइग्रेशन का थीम है, और वो माइग्रेशन बड़ी ही डिफरेंट किस्म की है इस लिहाज से कि वो कोई नॉर्मल माइग्रेशन नहीं है। क्योंकि आप जानते हैं कि माइग्रेशन के लिए आपको कार चाहिए, बस चाहिए, ट्रेन चाहिए, हवाई जहाज चाहिए, और कुछ नहीं तो आपको पैदल चलना पड़ेगा। लेकिन ऐसा इस नावल में कुछ भी नहीं होता। इसलिए मैं इस माइग्रेशन को अलफ लैलवी माइग्रेशन कहता हूं, और अंग्रेजी में इसके लिए जो हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं वो मैजिकल रियलिज्म है, यानी जादुई हकीकत। वो हकीकत जो हो नहीं सकती, लेकिन हम जादू के ऊपर डाल के उसे कहते हैं कि हाँ ये हकीकत हो गई। मसलन इसमें माइग्रेशन कैसे होती है, वो कहता है कि जी मैजिक डोर्स हैं, जादुई दरवाजे हैं, आप उसको नॉक करें, दूसरी साइड पे निकलें, किसी नई कंट्री में आप पहुंच जाते हैं। कितनी खूबसूरत बात है कि ना ट्रैवल करना पड़ा, ना सफर करना पड़ा, मुसीबतें बर्दाश्त नहीं करनी पड़ी, और आप अगले मुल्क में चले गए। तो बिल्कुल ये एक पास्ट में हमारा जो अलफ लैलवी दास्तानों का पास्ट था उसकी तरफ हमें ले जाता है। लेकिन साथ ही साथ ये मॉडर्न भी है, क्योंकि पोस्ट मॉडर्न नावल की ये खसूसियत है कि उसमें इस टाइप की चीजें होंगी जो नॉर्मल लाइफ में नहीं हो सकती। तो ये इस नावल की सबसे खूबसूरत बात है कि मैजिक डोर्स के जरिए आप एकदम से छलांग लगा के दूसरे मुल्क में पहुंच सकते हैं। लेकिन असल बात यह है कि जब आप दूसरे मुल्क में पहुंच जाते हैं तो फिर आपके साथ क्या होता है। लिहाजा माइग्रेशन के ऊपर नावल नहीं है, नावल इस बात पर है कि जब आप किसी और कंट्री में चले जाते हैं तो आपको क्या मिलता है, क्या भुगतना पड़ता है। इस हिसाब से हमारे पास दो कैरेक्टर्स हैं जिनको आप लीड कैरेक्टर्स या उनको आप हीरोइक या बड़े कैरेक्टर्स कह सकते हैं। वैसे तो ये नावल कैरेक्टर से भरा पड़ा है, लेकिन दो इसमें बहुत अहम है, एक नादिया है और एक सईद है। ये दोनों एक ऐसे कंट्री से माइग्रेट करते हैं जिसका कोई नाम नहीं है, यानी आप ये नहीं कह सकते कि ये पाकिस्तान है या ये अफगानिस्तान है या कुछ और है। ये राइटर ने हमारे पे छोड़ दिया कि हम सोचें कि ये किस कंट्री से माइग्रेट करते हैं। हाँ, कुछ इंडिकेशन जरूर है, जैसे बमबारी हो रही है, जख्मी लोग हो रहे हैं, लोग भाग रहे हैं, अपने घरों को छोड़ रहे हैं, दूसरे मुल्कों में जाना चाहते हैं, उसके लिए पैसे पे करें। इसका मतलब या तो इराक है या फिर कोई अफगानिस्तान, इस टाइप का कोई कंट्री है। लेकिन वो हम पर भी किसी न किसी हद तक आ जाता है, क्योंकि हम भी तो इस कंट्री से जाना चाहते हैं अपने बेटर फ्यूचर के लिए, समटाइम अपने आप को बेहतर एजुकेशन के लिए या किसी और मकसद के लिए। लेकिन मोहसिन हामिद हमें ये दिखाता है कि आगे जाके होगा क्या। इसमें दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। नंबर वन कि आप एकदम से दुनिया की कम्युनिटी के सामने आ जाएंगे, यानी आपके साथ बहुत सारे रंगों के, बहुत सारी ज़बानें बोलने वाले और बहुत सारे कल्चर के लोग होंगे जिनके साथ आपको इंटरेक्ट करना पड़ेगा। प्यार से और मोहब्बत से अगर नहीं करेंगे तो आपको कुचल भी सकते हैं। इस लिहाज से देखा जाए मोहसिन हामिद बड़े खूबसूरत वर्ड इस्तेमाल करता है कि नादिया और जो सईद है, कभी वो कॉफ़ी के रंग वाले लोगों से मिलते हैं, कभी चाय के रंग वाले लोगों से मिलते हैं और कभी दूध के रंग वाले लोगों से मिलते हैं, और सारा कुछ मिक्स करके कहता है कि ये तो सारे चाय बन गए, इनकी ज़बान भी चाय बन गई। इसका मतलब आपको ना सिर्फ कल्चरल मेंटेनेंस करनी है बल्कि ज़बान भी ऐसी सीखनी है जिससे आप दूसरों से इंटरेक्ट कर सकें। और थोड़ा सा जब आगे चलें तो इसी माइग्रेशन के तहत एक नया इशू खड़ा हो जाता है कि आगे कोई आपको वेलकम करने के लिए हार लेकर नहीं खड़ा हुआ, आपने अपनी जगह बनानी है। इस लिहाज से हामिद साहब कहते हैं कि जनाब दरवाजे दो तरह के हैं मैजिकल डोर्स, एक वो जो हैवीली गार्ड किए जाते हैं जहां से आप गुजर ही नहीं सकते, और एक वो जिनके ऊपर कोई नहीं बैठा हुआ। तो इस लिहाज से वो दुनिया को भी दो हिस्सों में तकसीम कर देते हैं कि एक अमीर लोगों के दरवाजे, अमीर कंट्रीज के दरवाजे डेफिनेटली वो हम पाकिस्तानियों को अंदर नहीं आने देते और बार बार उस पर नॉक करना पड़ता है, और एक गरीब मुल्कों के दरवाजे जिसमें हम बड़े आराम से एंटर हो सकते हैं। लेकिन एंटर हो जाने के बाद भी जिंदगी कोई आपको वहां पे
डॉलर्स और पाउंड्स दरख्तों से तोड़ने का मौका नहीं देती है, उसकी बजाय आपको सड़कों के किनारों पर गैर आबाद बिल्डिंग्स में, पार्क्स में जबरदस्ती रहना पड़ता है। और हर कोई आपको आके नफरत की निगाह से भी देखता है कि ये लोग कहां से आ गए। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमारे पाकिस्तानी, हमारे मिडल ईस्टर्न लोग वहां पर सेटल होते हैं। तो एक लंबा प्रोसेस है जो दुख दर्द से भरी हुई दास्तानें भी हैं और इस तरह से मोहब्बत की बहुत सारी दास्तानें भी उसमें हैं। तो इस लिहाज से मैजिक डोर्स का इसमें, जादुई डोर्स का इसमें सबसे खूबसूरत पहलू है। अब हमें एक और पहलू से भी एग्जिट वेस्ट को देखना चाहिए। ये चूंकि मॉडर्न पाकिस्तानी पोस्ट कॉलोनियल नावल है, इसमें खवातीन, चेंज होती हुई खवातीन को दिखाया गया। फॉर एग्जाम्पल, नादिया एक सादा लड़की होने के बावजूद अच्छी तरह जानती है कि उसने जिंदगी में क्या करना है और किस तरीके से करना है। लेकिन ये जो चेंज है उसकी जिंदगी में डिफरेंट कल्चर्स को मीट करना है और फिर वेस्टर्न कल्चर के अंदर जाकर अपने आप को एडजस्ट करना है। उसके अंदर एक बहुत बड़ी चेंज ले आता है कि वो अपने पुराने लवर को एक दिन खैरबाद कह देती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, क्योंकि मुझे रहना है अपनी एक फीमेल लवर के साथ जो लेस्बियन है। डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ी चेंज है जो हमारे कल्चर के अंदर आ रही है। तो मोहसिन हामिद ने हमें ना सिर्फ ये दिखाया कि माइग्रेशन के बाद आपके साथ क्या बीतेगी, बल्कि ये भी दिखाया कि आपका जो रिवायती कल्चर है उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब नादिया, जिसको हम शुरू में तो बड़ा लव करते हैं कि बड़ा अच्छा कैरेक्टर है, एंड पे जाके थोड़े थोड़े डाउट्स हमारे अंदर आना शुरू हो जाते हैं कि इसने ऐसे क्यों किया। लेकिन ये जदीद वर्ल्ड है, इसके अंदर हर चीज पॉसिबल है। तो मोहसिन हामिद का नावल एग्जिट वेस्ट इन बहुत सारी पॉसिबिलिटीज को हमारे पास लेके आता है। इस नावल के अंदर एक और भी बड़ी दिलचस्प बात है कि जो आपके पाकिस्तानी रिलेशंस हैं वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं आपसे कि आप वहां जाते ही डॉलर्स की बारिश कर देंगे, जबकि आपको वहां जाके पता चलता है कई कई दिन खाना भी नहीं मिलता है और कई कई दिन आपको सोने की जगह नहीं मिलती है। ये सारी चीजें मोहसिन हामिद ने नादिया के रोल के अंदर और सईद के रोल के अंदर हमें बताने की कोशिश की। अब हम इस नावल को, जैसा कि हर इंट्रोडक्शन में मैं बताता हूं कि सोचने की क्या बात है, सोचने की ये बात है, इसमें लर्निंग क्या है। इसमें लर्निंग ये है कि अगर आपने अपने कंट्री में हालात ठीक नहीं किए तो आपको यहां से निकलना पड़ेगा, और जब आप निकलेंगे आगे जाके ये मुसाइब बर्दाश्त करेंगे। तो अपने लोगों को इन मसाइल से, इन मसाइब से बचाने के लिए लाजमी है कि हम अपने कंट्री के हालात भी ठीक करें। और साथ ही ये नावल डबल एज सोर्ड की तरह डबल एज शीशा भी है। ये ना सिर्फ दुनिया के लीडरों को दिखाता है कि भाई अगर आपने वार ही करनी है तो फिर तैयार हो जाए, ऐसे ऐसे माइग्रेंट आपके कंट्री में आएंगे, आपको उनको रखना पड़ेगा। और दूसरी तरफ ये हमें भी सिखाता है कि अगर हमने खुद को मॉडर्न स्किल्स के साथ इक्विप नहीं किया, अपने आप को दुनिया में एडजस्ट नहीं किया, तेजी से तब्दील होती हुई दुनिया का हिस्सा नहीं बने, तो हमें भी नादिया और सईद की तरह बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो ये एग्जिट वेस्ट नावल था मोहसिन हामिद का। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट टाइम फिर हम किसी और पाकिस्तानी अदब पे बात करेंगे। शुक्रिया प्रोफेसर डॉक्टर जिया अहमद। और आज हमने जिस नावल को डिस्कस किया है वो है एग्जिट वेस्ट बाय मोहसिन हामिद। किसी भी सूरत, किसी भी कीमत हम इंग्लिश लिटरेचर में पाकिस्तानी ऑथर्स के कंट्रीब्यूशन को निगेट या इग्नोर नहीं कर सकते। और ये बेहतरीन नॉवल है जिसमें बहुत अच्छा मैसेज दिया गया कि आपने किस तरीके से, अगर आप माइग्रेट करते हैं या कहीं और जाके बसते हैं, जिंदगी गुजारने का फैसला करते हैं या फोर्स्ड होते हैं कहीं और जिंदगी गुजारने के लिए, तो उस चेंज को, जदीद चीजों को, मॉडर्न चीजों को आपने अडॉप्ट करना होता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी पॉइंट आ जाता है कि आप अपनी मोरल वैल्यूज को नहीं भूल सकते। इस हवाले से क्या कहेंगे प्रोफेसर साहब? ये एक बहुत बड़ा इशू है आज की ग्लोबल वर्ल्ड में, क्योंकि हम दुनिया के साथ इंटरेक्ट करते हैं और हमारे बहुत सारे लोग वहां से इधर वापस आते हैं, और जैसे वो यहां से कल्चरल बैगेज उठा के उधर ले आते हैं उसी तरह से उसको उठा के इधर भी ले आते हैं। तो अब ये हमारे लिए बहुत मुश्किल है कि हम अपनी वैल्यूज को मेंटेन करेंगे। आपने देखा होगा कि आपके इर्द गिर्द बहुत सारी वैल्यूज बड़ी तेजी से चेंज हो रही हैं। मादरत के साथ ये जो हमारे यहाँ खवातीन के लिए जीन्स टाइप ड्रेस, मैं इसको नापसंद की बात नहीं कर रहा, मैं चेंज की बात कर रहा हूँ। पहले उसको कहते थे नहीं नहीं, अब उसको एक्सेप्टेबिलिटी की तरफ आ गया। सेम इज द केस विद नए नए प्रोफेशन है, नई नई डिग्रीज हैं, उसकी तरफ चलना, और इसी तरह से दुनिया के सारे कल्चर में चेंज आ रही है। आखिरी बात इसमें यह है कि ना सिर्फ हमारे कल्चर में चेंज आ रही, बल्कि हम भी उनके कल्चर को इम्पैक्ट कर रहे हैं। जैसे वो जलेबी को जानते भी नहीं थे, गुड़ को जानते भी नहीं थे, लेकिन अब वो जलेबी भी जानते हैं और गुड़ को भी जानते हैं। यानी आपने जब कभी बाहर जाना है, वेस्ट जाना है, किसी भी वहाँ के शहर, किसी भी वहाँ के मुल्क में आपने रहना है पढ़ाई के लिए, जिस भी मकसद के तहत, तो आपने उन चीजों को अडॉप्ट भी करना है, लेकिन अपनी वैल्यूज भी नहीं भूलनी। इसका बड़ा अच्छा एक पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी में एक वर्ड यूज होता है, हाइब्रिड कल्चर। दैट मीन्स कि आप पार्शियली अपने रह जाते हैं और पार्शियली पराये हो जाते हैं। लेकिन एक बात हुई है कि अब
सारे वेस्टर्न कंट्रीज में, स्पेशली यूएसए और कनाडा में ऐसे हुआ है कि हमारे कुछ टेरिटरीज ही मखसूस हो गए कि यहाँ पर इंडियन रह रहे हैं, यहाँ पर पाकिस्तानी रह रहे हैं। बल्कि एक दफ़ा बड़ी दिलचस्प बात हुई, कोई साहब पूछ रहे थे कि यार फलां इंडियन है, कहाँ रहते हैं? उन्होंने कहा चलते जाओ, जहाँ तुम्हें ना मसालों की स्मेलें आना शुरू हो जाए वहीं पे इंडियंस रहते हैं। तो इस तरह से हमने भी उनको इम्पैक्ट किया है। लेकिन जाहिर है कि जब भी आप किसी से मिलेंगे कुछ ना कुछ उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर भी आएगा। हमें लर्न करना है हमारी वैल्यूज क्या हैं और उनको लेकर चलते हुए हम दुनिया की जो वैल्यूज उसमें एडजस्ट कैसे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपने इंटरेक्शंस को कैसे फेस करना है, कैसे हैंडल करना है, मुख्तलिफ लोगों से, मुख्तलिफ बैकग्राउंड्स के लोगों से आपने किस तरीके से डील करना है, तो वो चीज भी आपको आनी चाहिए। ये लर्निंग हमारी ग्रेजुअली हो रही है, क्योंकि देखिए मीडिया एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। आज हमने बताया कि ये चीजें हो सकती हैं, इंटरनेट यूट्यूब से लोग लर्न कर रहे हैं और उन स्टाइल्स को देख रहे हैं कि उन्हें अगर दुनिया में शेयर लेना है तो कैसे करना पड़ेगा। हमारे लोग ट्रेंड हो रहे हैं थ्रू डिजिटल मीडिया, और कुछ लोग जो वहां जाते हैं, बहुत सारे लोग स्कॉलरशिप पे जाते हैं, वहां से लर्न करके आते हैं। तो ये सारी चीजें हम अडॉप्ट कर जरूर रहे हैं, लेकिन हमारी स्पीड खासी स्लो है। ठीक है, थैंक यू सो मच प्रोफेसर डॉक्टर ज़िया अहमद, आपने एक दफा फिर से बेहतरीन नॉवल एलैबोरेट किया, डिस्कस किया। इसी के साथ चलते हैं ब्रेक की जानिब, और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो डिस्कशन चल रही थी एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से और वर्क फ्रॉम होम के हवाले से। आइडिया कितना इंपॉर्टेंट है, आइडिया पर कितना काम होना चाहिए, इस हवाले से बात करेंगे। दानिश अली राव हमारे साथ मौजूद है, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं रोही एट 10। ब्रेक के बाद हम आ चुके हैं वापस एक दफा फिर से प्रोग्राम में, आपको खुशामदीद कहते हैं। दानिश अली राव हमारे साथ मौजूद हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से बात हो रही है। कहते हैं कि एक आइडिया आपकी जिंदगी बदल सकता है, तो यानी आइडिया बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, आइडिया पर काम होना बहुत जरूरी है। कैसे आप बिजनेस करने का तो सोचते ही हैं कि बिजनेस करना है, लेकिन इन्वेस्टमेंट चाहिए, पैसे चाहिए, कहां पर इन्वेस्ट किया जाए, किसके साथ इन्वेस्ट किया जाए, पार्टनरशिप, प्रॉफिट लॉस, इस सब की नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। दानिश साहब, अभी मैंने मेंशन किया कि एक आइडिया आपकी जिंदगी बदल सकता है, हमारी जिंदगी बदल सकता है, तो कितना इंपॉर्टेंट है एक आइडिया? देखिए, आइडिया जो है उसका एक बड़ा कैटालिटिक जो है वो फीचर है। आप सिर्फ आइडिया जो है वो सिर्फ आपकी जिंदगी नहीं बदलता, आपके सोशल सर्कल और सोसाइटी को भी चेंज उसमें लेकर आना चाहिए, एक पॉजिटिव चेंज लेकर आना चाहिए, और आपको लगे कि मेरे आइडिया की वजह से मैं कुछ सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ। सही, राइट। तो इसमें मैं आपको एक मिसाल बताऊंगा कि आइडिया अकेला भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, आइडिया प्लस योर एक्शंस, ये दोनों के अंदर तालमेल अगर होगा तभी आप सक्सेसफुली अपना गोल को अचीव कर सकते हैं। एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा कि आइडिया जो है वो बेसिकली एक इंजन की तरह से है। ठीक है, एक बस का एक इंजन है, आप कंसीडर कर लें। जितना पावरफुल आपका आइडिया होगा, इंजन होगा, उतनी ही बेहतर तरीके से आपकी बस चलती रहेगी। लेकिन एक्शन का उसमें क्या रोल है कि अगर ड्राइवर को ड्राइविंग भी ठीक आती है तो वो उस आइडिया को बेहतर तरीके से यूटिलाइज कर सकेगा। सही। और इसी तरह से आप फिर जिस तरह से पैसेंजर्स को सवार करते जाते हैं अपनी उस बस के अंदर, वो आपके उस आइडिया का हिस्सा बनते जाते हैं, आप उनको सर्व कर रहे हैं, और इन अदर सेंस वो भी पैसेंजर भी आपको कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, वो भी आपकी रोजी रोटी का बायस बन रहे होते हैं। सो आइडिया नो डाउट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इनोवेशंस आज तक जितनी हुई हैं वो एक आइडिया ही था। आईटी में इनोवेशंस हुई, आईटी के अंदर इनोवेशंस, इसके अलावा और डिफरेंट सोसाइटी के जो हम आज जिस स्टेज पर हैं, ये सब किसी ना किसी का आइडिया ही था जो आज इतना कंट्रीब्यूट कर रहा है, और हमारी जिंदगी में जो आसानियां पैदा हुई हैं और हमारी जिंदगी में जो चेंजेस आई हैं, पॉजिटिव चेंजेस, और नो डाउट देयर आर सम नेगेटिव चेंजेस जिनके कुछ आइडियाज की वजह से, लेकिन हमें बीइंग अ सोसाइटी मेंबर कोशिश ये करनी चाहिए कि एक आइडिया ऐसा हो जो कि सोसाइटी को भी कंट्रीब्यूशन हम कर सकें अपना, एज ए पाकिस्तानी भी हमारा कंट्रीब्यूशन हो उसके अंदर, और लोगों की लिविंग्स को बेटर बनाने के लिए उसके अंदर हम जो है वो हम रोल प्ले कर सकें। ठीक है, अब हम यूथ की बात कर रहे थे, यूथ का लफ्ज हमने मेंशन किया जिसको हम ऑब्वियसली कभी भी इग्नोर नहीं करते, और उनकी एक्टिव पार्टिसिपेशन की हम बात करते हैं, तो हर किसी की जबान पर एक ही क्वेश्चन होता है, यार कौन सा बिजनेस किया जाए, तो आप कुछ गाइड कर सकते हैं? देखें, हमारे पाकिस्तानियों में एक ये बड़ी अगर कोई बिजनेस की तरफ आना भी चाहता है ना, तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम है कि वो देखते हैं अपने साथ वाले को कि ये इस बिजनेस से बहुत पैसे कमा रहा है, तो मैं भी ये बिजनेस स्टार्ट कर लूं। दिस इज अ वेरी रॉन्ग थिंकिंग। आपको ये देखना है कि आपकी एक्सपर्टीज
स्किल्स और आपका इंटरेस्ट किस मीडियम के अंदर है, देन आप उस बिजनेस की तरफ जाएं और फिर उस बिजनेस के अंदर भी आप कुछ इनोवेटिव आइडिया के साथ जाएं, कुछ क्रिएटिविटी के साथ जाएं, जो सब लोग कर रहे हैं वो नहीं, कुछ नया करें ताकि आपका एक कंट्रीब्यूशन बढ़े और आपके बिजनेस को भी इससे थोड़ा सा यानी कोई नई चीज इंट्रोड्यूस करवाई जाए। ठीक है, कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज तमाम यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए है, तमाम मेरे जो हमवतन हैं उनके लिए है कि जी पाकिस्तान को इस वक्त अच्छे एंटरप्रेन्योर्स की, अच्छे बिजनेसमैन की बहुत ज़रूरत है अपनी इकोनॉमी को अपलिफ्ट करने के लिए। चाहे आप फ्रीलांसर हैं, आईटी सेक्टर के अंदर आपकी एक्सपर्टीज हैं, या आपके अंदर कोई भी ऐसी स्किल है जिसको आज तक आप खुद भी छुपा कर बैठे हुए हैं, उसको बाहर निकालिए और बिजनेस कीजिए। ये जो कंफर्ट जोन है हमारी कि 9 to 5 जॉब करनी है और महीने के बाद सैलरी हमारे अकाउंट में ट्रांसफर हो जानी है, इससे निकलिए ताकि आपका सोसाइटी के अंदर कुछ कंट्रीब्यूशन आए, आपकी सोसाइटी के अंदर कुछ आपका भी रोल हो। और डेफिनेटली ये जो है एक मेरा पैगाम है तमाम मेरे अपने साथियों के लिए। मेरे ठीक, एक लास्ट पॉइंट जिस पर हम बात करना चाहेंगे आपसे वो ये है कि लाइफ में चैलेंजेस आते हैं। अभी हमने एक चैलेंज फेस किया, दैट वाज ग्लोबल पेंडेमिक, जिसने ग्लोबली तमाम लोगों को अफेक्ट किया और हम करंटली भी उस फेज में हैं, हम उसको सरवाइव कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। तो कुछ चीजें होती हैं जो कि हम मैनेज कर गए, ऑनलाइन शिफ्ट आ गया, तो हम अपने आप को मजीद कैसे तैयार कर सकते हैं और चैलेंजेस के लिए? देखें, आगे ये पैंडेमिक एक ऐसी चीज थी सबके लिए, बिजनेसमैन के लिए भी, जॉब होल्डर्स के लिए भी, ये बिल्कुल एक इसके लिए हम तैयार नहीं थे। एक अच्छा जो है वो हमारे सामने आई थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानियों ने मिलके और उनकी पैशन और विल के सामने ये जो है वो इसको हार मानना पड़ी और अल्हम्दुलिल्लाह हमने काफी हद तक दुनिया से हटके जो है वो हमने किए, कुछ आइडियाज ही लेकर आए। हमारे गवर्नमेंट के आइडियाज कुछ ऐसे थे जिनके ऊपर नेगेटिव पॉइंट आउट भी किया गया, उनको उंगली भी उठाई गई, लेकिन अल्टीमेटली वो भी सक्सेसफुल साबित हुए। तो हम आगे भी अपने आप को प्रिपेयर इसी तरीके से कर सकते हैं कि अपने आप को आप इन चैलेंजेस के लिए अपने आप को जो है वो नई जो टेक्नोलॉजीज हैं उसके साथ आप अपने आप को लिंक रखें। ठीक है, अपने आप को भी, अपनी एक्सपर्टीज को भी जो है वो बढ़ाते रहें, अपनी एक्सपर्टीज को भी अपडेट करते रहें। तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह जैसे हमने अभी वक्त गुजारा है और ये वक्त भी बहुत जल्द गुजर जाएगा। और एक बड़ी सर्विस ये होगी कि यूनिवर्सिटी लेवल पर एटलीस्ट ट्रेनिंग सेशंस करवाए जाएं। यस, ट्रेनिंग सेशंस। और हमें अपने जो इंस्टीट्यूट्स हैं, अभी भी कुछ इंस्टीट्यूट्स पाकिस्तान में हैं जो कि सिर्फ आपके लिए नौकर तैयार नहीं करते बल्कि एक बिजनेसमैन भी तैयार करते हैं। तो हमें चाहिए कि इस तरह के सेशंस और इस तरह की ट्रेनिंग वर्कशॉप्स कंडक्ट करवाएं, जिससे हम एक अपने यंग जो यूथ है उसको हम जो है कॉन्फिडेंस दे सकें कि वो भी बिजनेस कर सकते हैं और इसी तरफ आएं। ठीक है दानिश, आपका बहुत शुक्रिया, बहुत सारी चीजें आपने एक्सप्लेन की, एलैबोरेट की। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। इसी के साथ चलते हैं अगले सेगमेंट की जानिब, देखेंगे हमारे साथ नेक्स्ट सेगमेंट में कौन से मेहमान मौजूद हैं और चलेंगे तो सही, बढ़ेंगे उस सेगमेंट की जानिब, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं रोही एट 10। ब्रेक के बाद हम आ चुके हैं वापस एक दफा फिर से प्रोग्राम में, आपको खुशामदीद कहते हैं। इस सेगमेंट में जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, जो हमारे प्रोग्राम का, हमारे सेगमेंट का हिस्सा बने हैं, उनका तारुफ करवाते चलूं। अमजद अली भट्टी साहब, रहनुमा तहरीक इंसाफ, साबका चेयरमैन यूनियन काउंसिल 47 और डिप्टी मेयर की पोजीशन के उम्मीदवार भी हैं कमिंग इलेक्शंस में। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी शुक्र अल्लाह पाक, आप ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम तो बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन आपसे बहुत सारी चीजें हमने जाननी है। जी जी, आप बिल्कुल रेडी होंगे उसके लिए? बिल्कुल। ठीक है जी, हम भी बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन अभी बढ़ते हैं अपने सेगमेंट हेल्थ टिप्स की जानिब और सेहत के हवाले से कुछ बात करते हैं। जी, हम बात कर रहे हैं आज जिस फल के बारे में, वो है माल्टा, जो कि सिट्रस फ्रूट फैमिली में शामिल होता है, उस फैमिली का हिस्सा है। बात करते हैं हम सिट्रिक एसिड की कि हमारी बॉडी के लिए, हमारे इम्यूनिटी के लिए, हमारे जिस्म के लिए, हमारी हेल्थ के लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये सिट्रिक एसिड, और इसीलिए माल्टे का शुमार सिट्रस फ्रूट फैमिली में होता है। माल्टा इंतहाई शौक से खाए जाने वाला फल, और मौसम सरमा की बात करें तो उस इंसान ने मौसम सरमा को क्या एंजॉय किया जिसने ठंडी मीठी
धूप में बैठ के माल्टा ना खाया हो। तो अक्सर औकात हमारे साथ भी ऐसा होता है, हमने भी पूरे इस सर्दियों के मौसम को इसी तरीके से एंजॉय किया, इसकी धूप को भी ऐसे एंजॉय किया कि घर की छत पे बैठ गए और जहां भी बैठे हैं माल्टा अपने साथ रखा, उसको खाया और मौसम को एंजॉय किया और माल्टे के उस टेस्ट को भी एंजॉय किया। माहिरीन का ये कहना है कि माल्टा हमारे जिस्म के लिए, हमारी हेल्थ के लिए बहुत तरह से, कई लिहाज से बहुत अच्छा है और ये मैं आपको डिटेल जरूर बताऊंगी और आप भी जानने के लिए यकीनन इंतजार में होंगे। माल्टा जो उसकी इकसाम है उस हवाले से बात करें कि पाकिस्तान में माल्टे की कई इकसाम पाई जाती हैं, जो जिसमें किन्नू भी शामिल है, संतरा भी शामिल है, मौसमी भी शामिल है। मैं भी अक्सर औकात कंफ्यूज हो जाती हूँ, हर जो टाइप है उसका टेस्ट डिफरेंट होता है, उसकी वाइब डिफरेंट होती है, लेकिन हर फल बेहतरीन होता है और हमारी सेहत के लिए किस तरीके से बेनिफिशियल है इसका जिक्र करती चलूं। लेकिन पहले आपको ये बता दूं कि इन्हें साबित भी और इनका जूस निकाल कर भी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन माहिरीन यहाँ पर एक बात करते हैं कि माल्टे की अगर हम बात कर रहे हैं, माल्टे के हवाले से बात कर रहे हैं, तो माल्टा बेहतर यही होगा कि जूस उसका निकालने की बजाय उसको साबित खाया जाए और छिलके के साथ खाया जाए, क्योंकि वो आपके मैदे के लिए और जिगर के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। हेल्थ बेनिफिट आते हैं, माल्टे में विटामिन सी, फाइबर और फॉलिक एसिड पाया जाता है। विटामिन्स और मिनरल्स की बात करें तो माल्टा विटामिन्स और मिनरल्स हासिल करने का बेहतरीन जरिया है। किन्नू में विटामिन B1 पाया जाता है, इसकी मुनासिब मिकदार जाती है जो कि हमारी बॉडी के लिए, हमारी इम्यून सिस्टम के लिए बेहतरीन साबित होता है। विटामिन B9 की बात करें यानी फॉलिक एसिड, तो ये तो वैसे ही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और शायद मुझे भी मालूम नहीं था कि किन्नू में इतना कुछ पाया जाता है। और एटलीस्ट दिन में एक किन्नू लाजमी खाएं, एक माल्टा लाजमी खाएं, क्योंकि बहुत सारे फवाइद हैं इसके, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। पोटेशियम इसमें मौजूद होता है और जो हम देखते हैं कि मुख्तलिफ और कई केसेस आते हैं हमारे सामने हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स के, जो कि हम नॉर्मली देखते हैं और आजकल तो यंगस्टर्स का भी इनमें शुमार होता है। तो हाई ब्लड प्रेशर को और हमारे बीपी को कंट्रोल करने में ये इंतहाई मुफीद साबित होता है, उसको बैलेंस रखने में इंतहाई इंपॉर्टेंट होता है। सिट्रिक एसिड की बात हो रही थी, इसमें सिट्रिक एसिड मौजूद होता है और आजकल तो वैसे ये कॉमन केस है, बहुत कॉमन हो चुका है कि आए दिन हर रोज यंगस्टर्स हों, बूढ़े हों, जवान हों, जो भी हों, गुर्दे में पथरी का इशू बहुत देखा जाता है, जिसको एट टाइम्स ट्रीट करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अगर गुर्दे में पथरी हो तो आसानी से जायल किया जा सकता है उसको, सिट्रिक एसिड इसमें बेनिफिशियल साबित होता है। कार्डियक इश्यूज की बात करें तो इस हवाले से तो आई थिंक रोजाना ही बात होती है, हर घर में बात होती है, हर जगह पे बात होती है, हार्ट अटैक की, हार्ट फेलियर की, मुख्तलिफ कार्डियक अरेस्ट की बात होती है। तो माल्टा खाने से दिल तवाना और मजबूत भी होता है, दिल की बंद शरियानों में जमी चिकनाई को नॉर्मल करने में, जायल करने में इंतहाई मुफीद साबित होता है। आयरन अगर हम समझते हैं कि हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आयरन का इंटेक, तो आयरन से भरपूर ग़िज़ाएं तो लाजमी खाएं, लेकिन उसके साथ साथ माल्टा भी जरूर खाएं, क्योंकि वो भी हीमोग्लोबिन का जो बनने का जो प्रॉपर एक पूरा प्रोसेस होता है, पूरा जो प्रोसीजर होता है, वो अमल थोड़ा फास्ट हो जाता है और ये हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। माहिरीन कहते हैं कि बेहतर ये है कि आप उसका जूस निकालने की बजाय उसको साबित खाएं, छिलके के साथ खाएं। और सबसे इंपॉर्टेंट इशू जो कि मेरा भी बहुत बड़ा मसला है, मेरी लाइफ का बड़ा मसला है, गम्स इश्यूज। हमारी आए रोज ये शिकायत होती है, आए दिन ये शिकायत होती है कि मसूड़ों से खून आता है। वो किस वजह से आता है, उसकी मुख्तलिफ मल्टीपल रीजंस होती हैं, लेकिन एक तरह एक जो सोल्यूशन है वो ये है कि अगर हम दिन में एक माल्टा खा लेते हैं तो हमारे मसूड़ों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बेनिफिशियल साबित होता है। और नज़र, आईसाइट का कमज़ोर होना, हमारी नज़र कमज़ोर होना, ये तो बच्चे बच्चे का मसला है। तो अगर आपकी नज़र कमज़ोर है, दिन में आप एक माल्टा खा लें तो उससे भी आपकी नज़र स्ट्रांग हो जाती है और बिल्कुल परफेक्ट हो जाती है। इस फल के साथ साथ इस फल को तो खाना ही खाना है। सर्दियों का मौसम तो हम इसी के साथ एंजॉय करते हैं, ये नहीं है तो सर्दियों का मौसम भी इनकम्प्लीट महसूस होता है। छिलका लाजमी खाएं, मेरी भी आदत ये है कि मैं छिलका उतार लेती हूँ, समझती हूँ कि ये इसका कोई रोल नहीं है, इसका कोई किरदार नहीं है, इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन माल्टे का छिलका ना उतारें, उसको लाजमी खाएं। तो दिन में एक माल्टा जरूर खाएं और सर्दियों का मौसम माल्टे के बगैर जो है वो इनकम्प्लीट है। हमारे साथ न्यूट्रिशनिस्ट भी कॉल पर मौजूद हैं जिनसे हम माल्टे के फवाइद के हवाले से बात करेंगे। वकास हाशिम साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं मैडम? ठीक ठाक, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इतनी सारी चीजें जो कि मैं तो ऐड कर चुकी हूँ, लेकिन मैं आपसे भी जानना चाहूंगी कि मैंने खुद ये पढ़ा और तहकीक में भी ये साबित हुआ कि जूस निकालने की बजाय साबित इसको खाना चाहिए। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि जूस के हवाले से और वैसे खाने के हवाले से जो बात है वो इसमें ये मेन डिफरेंस ये है कि
जब हम माल्टे को इसका जब जूस बनाते हैं तो ऑब्वियसली हम इसको ग्राइंडर यूज करते हैं। तो जब इसको इतनी स्पीड के साथ ग्राइंड किया जाता है तो इसमें बहुत सारे न्यूट्रिशनल जो है न्यूट्रिएंट्स का लॉस होता है, ठीक है। जब हम इसको रॉ फॉर्म में खाते हैं तो वही सेफ रहते हैं। इसलिए तमाम जो लोग हैं सुनने वाले और तमाम लोगों से मैं यही कहूंगा कि माल्टे को आप इसके बजाय आप इसको वैसे ही खाएं, रॉ फॉर्म में ही खाएं। और जहाँ तक इसके आपने बेनिफिट्स के हवाले से आपने तकरीबन काफी सारे बेनिफिट्स अभी लिस्ट किए हैं जो कि माल्टे में होते हैं। एक्चुअली माल्टे का जो सीजन है वो एक अच्छा टाइम पीरियड हमें देता है जिसमें हम अपने बॉडी में मुख्य किस्म की डेफिशिएंसी जो मोस्टली विटामिन सी की वजह से होती है उनको हम जो है वो क्योर कर सकते हैं। इसके अंदर जो बेनिफिट्स हैं वो आपका इसमें मेजर जो सबसे ज्यादा विटामिन इसमें पाया जाता है वो है विटामिन सी, जिसको हम एस्कॉर्बिक भी कहते हैं। अब विटामिन सी का बॉडी के अंदर क्या रोल है? ये हमारी बॉडी को बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर एक कोलेजन है, कोलेजन एक प्रोटीन है जो हमारे जख्म और स्किन को स्मूथ रखती है। उसको जो है उसको प्यार करने में बनाने में विटामिन सी का बहुत ज्यादा रोल है जो हमें माल्टे से मिलता है। इसके अलावा आजकल जो है फीमेल्स के अंदर जो टीनेजर फीमेल्स हैं इनके अंदर आयरन डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो ऑरेंज जो है वो अगर हम ऑरेंज को डेली बेसिस पे 2 ऑरेंज खाएं तो ये जो हमारे आयरन डेफिशिएंसी जिसे हम एनीमिया कहते हैं उसको भी जो है फाइट करने में उसके अगेंस्ट फाइट करने में भी इसका बड़ा रोल हो सकता है। इसके अलावा अगर हम देखें जैसा कि ये कोविड का सीजन रहा है इसमें बहुत से लोग जो कोविड के शिकार रहे हैं उनके इम्यून सिस्टम काफी वीक हो गया हम लोग के। तो जिन लोगों को अभी भी वीकनेस महसूस होती है या उन्हें लगता है कि उनका इम्यून सिस्टम वीक है तो वो मेरी उनसे ये एडवाइस है कि वो प्लीज जो है ऑरेंज को डेली बेसिस पे 2 से 3 ऑरेंज लार्जली खाएं। इससे उनका इम्यून सिस्टम बूस्ट होगा और जो भी जर्म्स उनकी बॉडी में अभी हैं जो कोविड की वजह से पैदा हुए हैं या जो उनको वीकनेस महसूस होती है इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट फाइट करेगा। ठीक है वकास हाशिम साहब, अगर हम इसके छिलके के हवाले से बात करते हैं तो कहते हैं कि मैदे और जिगर की स्ट्रांग होने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो छिलके के साथ खाना चाहिए इसको। जो आप इसका छिलके की बात कर रही हैं वो एक्चुअली उसमें उसके लिए ये इसलिए कहा गया है क्योंकि उसके अंदर हमें माल्टे में फाइबर है, तकरीबन 3 ग्राम जो है एक माल्टे के अंदर 3 ग्राम फाइबर होता है। तो इसलिए अगर आप अक्सर देखते हैं कि लोग क्या करते हैं जब माल्टा छीलते हैं तो छिलका भी उतारते हैं और उसके साथ एक व्हाइट फाइबर होता है उसको भी उतार देते हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि काइंडली अगर आप माल्टा खाएं तो सिर्फ उसका पील उतारें और उसके वो जो व्हाइट आपको छिलके से नजर आ रहे होते हैं फर्दर फाइबर उसे ना उतारें क्योंकि उसमें फाइबर होता है और फाइबर हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि जिस्म के अंदर कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए फाइबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बॉडी के लिए, इसलिए छिलका नहीं उतारना चाहिए जो अंदर वाला होता है। ठीक, अक्सर औकात ऐसे केसेस होते हैं कि अगर हमें फ्लू है, फीवर है या गला खराब है तो डॉक्टर्स ये कहते हैं कि आप माल्टा खाएं, मतलब सिट्रिक एसिड का इंटेक करें, लेकिन ये भी एट द अदर साइड ये बात होती है कि नहीं गला खराब है नहीं खाना चाहिए, तो आप क्या कहेंगे इस हवाले से? इसमें मैं ये कहना चाहूंगा ये एक कॉन्ट्रोवर्शियल केस है। कुछ लोग कहते हैं कि जी गला खराब और इस कंडीशन में माल्टा नहीं खाना चाहिए और कुछ जैसे आपने कहा डॉक्टर्स कहते हैं खाना, ये कॉन्ट्रोवर्शियल केस है। उसके पीछे जो अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू जो मुझे जो रीजन जो मैंने देखा वो ये है कि माल्टे के अंदर एस्कॉर्बिक एसिड भी है और सिट्रिक एसिड सिट्रस फैमिली से है तो सिट्रस है और सिट्रस जो है वो हमारे गले को खांसी की सूरत में या कफ की सूरत में थोड़ा सा इरिटेट करता है। तो उस इरिटेशन से बचने के लिए बेस्ट ये है कि आप ऑरेंज के साथ वाटर का इस्तेमाल कर लें। यदि आप बात समझिए एक मैनुअल तरीका भी है जिसके जरिए माल्टे को प्रेस करके इसके अंदर से इसका जूस निकाला जाता है। उस तरीके से भी आप जो है माल्टे को कर लें या माल्टा खाने से पहले पानी पी लें ताकि जो इसकी इंटेंसिटी है इसके सिट्रस की वो कम हो जाए। एक जिसको हम कहते हैं ना तुरंत चीज जो है ना इरिटेट ना करे गले, तो ऐसा तो ज्यादा कोई जो है ज्यादा कोई इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि जी मेरा गला खराब और मैं माल्टा ना खाऊं, ठीक है। और जब हम माल्टे की चॉइस की बात करते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि हम मीठा माल्टा खाएं जो मीठा हो, स्वीट हो टेस्ट में, तो स्वीट माल्टा जो है वो डिस्टर्ब नहीं करता गले को, किसी सूरत में भी नहीं करता। ठीक है, तो सर्दियों के मौसम में दिन में आप क्या कहेंगे कितना खा लेना चाहिए माल्टा? हाँ एक्चुअली हमें इसको फॉलो करना पड़ता है। जो यूएस में सर्विंग बनाई है पूरे दिन के लिए फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की वो 4 सर्विंग है मैक्सिमम, ठीक है। फिर उन्होंने साथ में ये कहा कि जी आपके जो फ्रूट की 4 सर्विंग है उसमें कुछ वैरायटी होनी चाहिए, यानी कि आप एक ही फ्रूट 4 सर्विंग ना खाएं। लेकिन हम चूंकि हमारा एक अंडर डेवलपिंग कंट्रीज में आता है तो इस लिहाज से मैं ये कहूंगा कि हमें तकरीबन 2 माल्टे डेली बेसिस पे खाने चाहिए
एटलीस्ट 2, और अगर आप 3 भी खा सकते हैं सुबह, दोपहर और शाम में, ठीक है। लेकिन 2 ऑरेंज जो है वो लाजमी खाने चाहिए, और माल्टे को कोशिश ये करनी है कि रात को 6 से 7 बजे के बाद नहीं खाना, मगरिब के बाद नहीं यूज करना, दिन में ही यूज करना है इसको। ठीक है, अगर हम इसकी मुख्तलिफ टाइप्स के हवाले से बात करते हैं, वैसे तो बहुत सारी इकसाम हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमन हमारे सामने है, किन्नू है, संतरा है, मौसमी है, क्या कहेंगे क्या डिफरेंस है? वैसे टेस्ट का भी बाजुकात फर्क आ जाता है, मिठास का फर्क होता है, कुछ खट्टे लगते हैं, कुछ मीठे लगते हैं, तो आप क्या कहेंगे कौन सा वैसे इनमें से भी ज्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकता है, या सभी हमारे लिए बेनिफिशियल है? बिल्कुल, इसमें जो है ना ऑरेंज की तकरीबन मेरा ख्याल है ये 6 से 7 इसकी जो है ना टाइप्स हैं डिफरेंट, और ये टाइप्स जो है ना वो इसकी जो सॉर और जो इसका स्वीट होना है ना उसके ऊपर बेस करती है। अगर हम इसकी जो है वो जैसा कि कुछ ब्लड ऑरेंज है जिसमें आपका ग्रेप फ्रूट भी आ जाता है, ठीक है, वो भी सिट्रस फैमिली में आता है, वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है उन लोगों के लिए जिनको जो है दिल का मसला है या पट्ठों के मसले हैं, जिनके अंदर विटामिन की डेफिशिएंसी है, वो उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है। या कोई डायबिटिक है तो वो भी ग्रेप फ्रूट यूज करे तो उससे उसकी शुगर कंट्रोल रहती है। लेकिन क्योंकि हम लोग जनरल पब्लिक की अगर मैं बात करूं तो सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है वो ऑरेंज का है, ठीक, जो कॉमनली आजकल हमारे इस वक्त जो सीजन में चल रहा है, ठीक है। और अगर ऑफ सीजन में जाके करना चाहें तो उसके लिए सबसे बेस्ट मौसमी है, सही, यूज कर। ठीक है, डायबिटिक पेशेंट्स के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? इनके लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर वो सिट्रस फैमिली से कोई फ्रूट सिलेक्ट करना चाह रहे हैं तो वो ग्रेप फ्रूट को यूज करें, ग्रेप फ्रूट उसका जो इस्तेमाल है वो ज्यादा रहेगा। हाँ बिल्कुल, ग्रेप फ्रूट को यूज करें। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल होने का, इस सेगमेंट का हिस्सा बनने का, बिकॉज सर्दियों के मौसम की बात करें और मौसम अभी भी है, अभी गर्मियां नहीं आई हैं, तो अभी भी इंजॉय किया जा सकता है मौसम के तोहफों को, जिनमें माल्टा एक। उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए सेगमेंट इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। हमारे साथ मौजूद हैं अमजद अली भट्टी साहब। पॉलिटिक्स की तो बात करेंगे ही, लेकिन पहले जरा हम अपने सेगमेंट को ही कंटिन्यू करते हैं। आप बताएं, आप वैसे माल्टा खाने के शौकीन हैं या नहीं? पहले तो खा लेते थे, लेकिन जितना आज रूही के मॉर्निंग शो में पता चला है, अब तो मेरा दिल कर रहा है कि जैसे मैं नीचे जाऊं और जाके माल्टे खाऊं कि देखे ना इसके इतने फायदे हैं, इतने ज्यादा कि मैं खुद में काफी चीजें मेरे इल्म में भी इजाफा और इस तरह हमारे जो चैनल को देख रहे हैं बिल्कुल, तो उनके भी इंशाल्लाह नॉलेज में बड़ा इजाफा होगा। देखें अल्लाह पाक की कुदरत की बनाई हुई चीजें सब बाकमाल है जो भी उसने बनाई है। अब आप देखिए ना, हम कहते हैं कि किडनी स्टोन का कितना बड़ा इशू है, होता है, और स्टोन्स तो इतने पेनफुल होते हैं, आप इतने पेन से गुजरते हैं, आप ट्रीटमेंट बाजू का इतना चैलेंजिंग हो जाता है, तो एक माल्टा खाने से कितनी प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाती हैं। बिल्कुल, देखें ना, देखिए किडनी का जो आपने कहा ना, किडनी देखें कि हमारे जो खुसूसन जो मैंने देखा जनूबी पंजाब की तरफ और अपर पंजाब, किडनी पाकिस्तान में बहुत ज्यादा इसका बढ़ता जा रहा है। अब अक्सर देखें, अगर आप किडनी हॉस्पिटल जाएंगे तो आपको महसूस होगा कि सारे जो मुल्तान है वो यहीं पर आ गया है किडनी की। देखिए सबसे बड़ी फायदा माल्टे, देखिए किडनी के लिए कितना बड़ा जबरदस्त इसका फायदा है। अल्लाह पाक ने इसी तरह हर चीज का बड़ा फायदा रखा हुआ है। और देखिए आज जो सबसे बड़ी एक और चीज मिली है आपके मॉर्निंग रूही के तसस्सुस से, देखें हम जब भी माल्टा, मैं भी अपनी फैमिली की बात करता हूँ, अक्सर दोस्त भी बैठे हों, माल्टा छीलेंगे उसके बाद फौरन, आपने भी देखा होगा कि हम फौरन उसको ना, जो डॉक्टर साहब फाइबर कह रहे थे, फाइबर को उसको उतारना, फाइबर को शुरू कर देते हैं, और हम उसको जब तक अच्छे तरीके से ना उतारते उसको नहीं खाते। देखें आज कितनी बड़ी हमारी नॉलेज में इजाफा हुआ है कि ये जो फाइबर एक कितनी बड़ी हमारे लिए तंदुरुस्ती वाली चीज है, तो हमें करना ऐसे ही चाहिए। देखें जो चीजें हमारी बॉडी को फायदा दें उसको इस्तेमाल करना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है, और अपनी डिस्कशन का आगाज करते हैं। साबका चेयरमैन यूनियन काउंसिल 47 अमजद अली भट्टी साहब, रहनुमा तहरीके इंसाफ, अब तक की हुकूमती कारकर्दगी के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहला तो इम्पोर्टेंट सवाल यही है। देखें अल्हम्दुलिल्लाह आज तक 3 साल हो गए हमारी हुकूमत को। जब हमारी हुकूमत आई तो आपने देखा कि ये बिल्कुल एक लूली लंगड़ी हुकूमत, यानी कि जो पीछे जितनी हुकूमतों ने काम किया, हमारे मुल्क का दिवालिया निकाल दिया गया। अब देखें, अगर मैं एक मिसाल देना चाहता हूँ, देखें अगर कोई इंजन ख़राब है, देखें उसको जब इंजन को ख़राब किया गया, देखें कितने लोगों ने उसको ख़राब किया है, कितनी गुज़िश्ता हुकूमतें आई, उन्होंने पाकिस्तान को, मैं इंजन की मिसाल दूंगा कि उसके ऊपर ओवरलोड कर करके इसके साथ जो ज़्यादतियाँ की हैं बताने की किसी को ज़रूरत ही नहीं है। देखें नून लीग इक़्तिदार में आई, नून लीग ने क्या किया, पीपल्स पार्टी आई, उसने क्या किया। देखें इस वक्त हालात, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, देखें मुश्किलात ज़रूर हैं, लेकिन इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ने कुरान पाक फरमाया मुश्किलात के बाद आसानियाँ हैं।
तो इंशाअल्लाह इमरान खान साहब की क़यादत में, शाह महमूद कुरैशी साहब की क़यादत में इंशाअल्लाह हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। अब तो देखें ना कि आपको, आपके मुल्क को जो अल्हम्दुलिल्लाह यूरोपियन यूनियन है या चाहे ब्रिटिश हैं, देखिए सब ये इस बात को मानते हैं कि आपकी जो हमारी जो इकॉनमी है वो पहले से बेहतर हो रही है इंशाअल्लाह। देखें जब हमने हुकूमत संभाली तो कितना ज़्यादा बर्डन था हमारे ऊपर, पहले कर्जों का इतना ज़्यादा बर्डन था। देखें अब मैं समझता हूं कि जो हमारा मुल्क है वो अब सही पटरी पर चल पड़ा है। देखें अब इसको रन करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा इंशाअल्लाह। और थोड़ा सा टाइम रह गया है नहीं इंशाअल्लाह थोड़ा सा नहीं, अभी थोड़ा टाइम, अभी इंशाअल्लाह आगे वाले 5 साल भी इंशाअल्लाह पाकिस्तान तरीके इंसाफ के देखें हमारी कारकर्दगी की है। देखिए मुश्किलात जरूर है, मैंने पहले आपको कहा, लेकिन पूरी उम्मीद है। ठीक है, अमजद साहब आपसे बात करेंगे इस हवाले से, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं रोही एट 10। ब्रेक के बाद हम आ चुके हैं वापस। एक दफा फिर से प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। अमजद अली भट्टी, रहनुमा तहरीक इंसाफ, हमारे साथ मौजूद हैं। बुनियादी कामों के हवाले से बात करते, तरक्याती मंसूबों के हवाले से बात करते हैं, चाहे वो रोड कारपेटिंग हो या और सीवरेज के मसाइल हो, सड़कों की मुरम्मत हो। इस हवाले से जरा बताइएगा कौन कौन से मंसूबों पर काम हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह के मेरी यूनियन काउंसिल में रोड कारपेटिंग और सबसे बड़ा एक दरीना मसला था मेरा वार्ड नंबर 5 में। ठीक। तो गुज़िश्ता तकरीबन कोई 40 साल से सीवरेज का नाकिस निज़ाम था। वहाँ पे गलियों की कोई हालत नहीं थी, पानी खड़ा रहता था और इतना पानी खड़ा रहता था कि आज मैंने बताया 40 साल हो गए थे और गुंजान आबादी है। मेरा ये वार्ड मेरी यूनियन काउंसिल का सबसे बड़ा वार्ड था, वार्ड नंबर 5 गुलजेब कॉलोनी। और वहाँ पे बीमारियाँ, मच्छर और इतना, बल्कि रोही ने भी कितनी मरतबा तवज्जो करवाने की कोशिश की जो साबका हुकूमत थी, लेकिन अफसोस किसी ने भी उसको तवज्जो इसलिए नहीं दिया कि जो मेरी यूनियन काउंसिल है अल्हम्दुलिल्लाह के ये गढ़ है हमारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। ठीक है, हमारे साथ कॉलर है फरहान मुल्तान से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। अच्छा, ये मैं माजबी साहिबा ये अमजद साहब से कहना चाहूंगा कि ठीक है तरक्याती काम होते हैं। मैंने भी तरक्याती काम 2018 में करवाया था, क्या नाम है, डिस्ट्रिक्ट जेल रोड पे पार्क बनवाया था। लेकिन ये चीजें खत्म होनी चाहिए कि जो प्लेटें लगाई जाती हैं, इफ्तिताह की मैंने लगाई थी, इफ्तिताह की प्लेट, मेरी प्लेट को उतरवा दिया गया, PHC वालों ने उतरवाया। पार्टियों में ये होना नहीं चाहिए कि जो भी पार्टी काम कराए तो उसका काम होना चाहिए। बिल्कुल ठीक, क्रेडिट तो उसको जाना चाहिए जिसने ये काम किया। थैंक यू सो मच, आपने अपना पॉइंट ऐड किया। अमजद साहब क्या कहेंगे इस हवाले से? हमारा जो जमात है, हमारी जमात का बिल्कुल कतई तौर पे ये नहीं करेगी और ना कर सकती है, क्योंकि हमारा विजन में शामिल नहीं है जो हमारे कायद ने हमें बताया। देखें जिसने काम करवाया उसी को जाता ना ये क्रेडिट। बिल्कुल। देखें प्लेट लगाने से या उतारने से इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। देखें उतारनी नहीं चाहिए, मैं भी इस चीज को गलत कहता हूं कि ये चीज नहीं होनी चाहिए। देखिए जिसने जो मंसूबा किया, जिसने उसका क्रेडिट जाना चाहिए। देखिए जो काम अच्छा करता है उसको क्रेडिट जाना चाहिए। तो ये अपना जो बता रहे थे फरहान भाई कि ऐसी बात नहीं है कि शायद किसी ने कोई शरारत की हो, लेकिन हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बिल्कुल ये कतई तौर पे ना मंशूर में शामिल है और ना हमारे किसी ने बंदे ने किया है। ठीक है, तो अब आप अपनी बात को जारी रख सकते हैं। आप मंसूबों के हवाले से बात कर रहे थे। हाँ जी, देखें अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बताया था कि अपना वार्ड नंबर 5 गुंजान आबादी थी और सीवरेज का ऐसा नाकस हुई थी कि बिल्कुल हमारी सीवरेज डैमेज हुई थी। पानी गलियों में, मोहल्लों में और मसाजिद में, और मेरी वार्ड नंबर 5 में चर्च भी हैं, चर्चों के आगे पानी खड़ा रहता था, बहुत मसला था। अल्हम्दुलिल्लाह कि 2018 देखें जब हम इलेक्शन जब हम जीते 2015 5 दिसंबर को, हमने 3 साल अपोजिशन के काटे और हमें मेयर ने एक भी फंड नहीं दिया, यहाँ तक कि हत्ता कि एक खाक रोब भी नहीं दिया गया हमें। तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तो आप ये खुद इस चीज़ को एडमिट करेंगे कि मुल्तान में नहीं, पंजाब में नहीं, पाकिस्तान में अगर कोई गली है, कोई मोहल्ला है, अल्हम्दुलिल्लाह कि उसको गुज़िश्ता जो कई सालों से नहीं बने, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसको माशाल्लाह 22 तकमील तक पहुंचा रही है। ठीक है, एक और कॉलर है हमारे साथ, अनस मुल्तान से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप?
वालेकुम अस्सलाम, मैं खैरियत से हूँ, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जी जी बिल्कुल ठीक हैं, क्या कहना चाहेंगे, कुछ पूछना चाहेंगे? जी, आए हुए रहनुमा तहरीक इंसाफ के कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर साहब हैं, मैं तो सही देख नहीं पाया। हमारे साथ अमजद अली भट्टी साहब हैं, रहनुमा तहरीक इंसाफ। जी, मेरी इनसे गुजारिश है कि वैसे तो पाकिस्तान में मुझे नहीं पता, मुल्तान के अंदर जो एहसास प्रोग्राम सेंटर चल रहे हैं जी, जैसे गोलबाग है मुल्तान में, जहाँ पे वो अलीगढ़ कॉलेज, वहाँ पे बहुत बदनज़मी है। जो लोग पैसे देने वाले हैं और जो वहाँ का ओवरऑल अमला है, तो वहाँ देखें ऐसे लगता है जानवर वाला रवैया हो रहा है इंसानों के साथ। 13-15 हजार के चक्कर में है, तो वहाँ बदनज़मी बहुत ज्यादा है। और दूसरा, वहाँ पे चोर डाकू आए होते हैं कि ये औरत यहाँ से 13,000 16,000 लेके निकले, हम इससे लूट लें। ये बहुत बदनज़मी है। ये आप गोलबाग वाली साइड की बात कर रहे हैं? बुरी बुरी औरतों से बात करते हैं। ये चीज मेरे ख्याल इससे अगर वो लोग काम कर सकें तो ये मेरी गुजारिश थी इनसे, इस पे थोड़ा फोकस करें। ठीक है, बहुत अहम मसला है ये, इसको तो बिल्कुल इग्नोर नहीं किया जा सकता। आपका बहुत शुक्रिया, आपने ये पॉइंट ऐड किया। मुजम्मत करता हूँ इसकी। देखें, ये बिल्कुल गलत है, किसी की इज्जत मायूब नहीं होनी चाहिए। और जो भाई ने बताया कि वहाँ पे रश ज्यादा है, बिहेवियर ठीक नहीं है, ये इंशाल्लाह मैं अपने कायद शाह महमूद कुरैशी साहब अब कल रात माशाल्लाह रूस के दौरे से वापस आ गए, इंशाल्लाह मैं उनसे ये बात करूंगा। गोलबाग का बता रहे ना, जो एहसास प्रोग्राम है जी, इंशाल्लाह उसके लिए मैं बात करूंगा मखदूम साहब से भी, और मैं एसी साहब से भी बात करूंगा और डीसी साहब से भी बात करूंगा। देखेंगे एहसास प्रोग्राम हमारा, जिसका देखें प्रोग्राम ही एहसास है, तो एहसास को हाँ, तो जैसे ये बता रहे हैं इंशाल्लाह इनको मैं हाईलाइट करता हूँ इंशाल्लाह। जरूर, ठीक है। आप डिप्टी मेयर मुल्तान की पोजीशन के लिए भी इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, इस हवाले से क्या तैयारियां चल रही हैं? इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि अपनी तैयारियां जो हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुख्तलिफ दोस्तों से यूनियन काउंसिलों में राब्ते में हूँ, दोस्तों के साथ, और मेरी माशाल्लाह मेरी अपने दोस्त, मेरी टीम, तो हम इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं कि दोस्तों से मिलना मिलाना और जो लोगों के मसाइल हैं उनको हल करना। देखें, मैं जो समझता हूँ कि सियासत जो है ना, ये बहुत बड़ी इबादत है, अगर आप इसको इबादत समझें, अगर इसमें अमानत नहीं, देखें अमानत होती है, अल्लाह ताला ने जो इज्जत है ना, ये अमानत है अल्लाह की जो उसने हमें दी, ठीक है, तो हमें चाहिए उसमें ख़यानत नहीं करनी चाहिए। तो इंशाल्लाह अगर मुझे पूरी उम्मीद है अपनी पार्टी से कि मेरी साबका कारकर्दगी को देखकर इंशाल्लाह मुझे डिप्टी मेयर की टिकट दी जाएगी, और इंशाल्लाह मैं डिप्टी मेयर का उम्मीदवार भी, इंशाल्लाह इसको विन भी करूंगा इंशाल्लाह मुल्तान में। और मेरा इंशाल्लाह जब आप देखेंगे कि मैं एक कारकुन बंदा हूँ, नीचे से ऊपर आया हूँ, तो मुझे एहसास है कि जो हमारे भाइयों, मेरी बहनें और मेरे जो बुजुर्ग हैं उनके साथ काफ़ी मसले मसाइल हैं, हमारी गलियों में, मोहल्लों में, यूनियन काउंसिलों में काफ़ी इन चीज़ों की प्रॉब्लम है। इंशाल्लाह मेरा फोकस वो यही है कि इंसानियत की खिदमत करें। ठीक है, महंगाई की बात करते हैं, जिसके रिस्पॉन्स में अक्सर ये कहा जाता है कि ये तो आलमी मसला है, इसको आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल आलमी मसला है। देखें, कोरोना की जब ये लहर चली उसके बाद तो ये देखेंगे आप, जो सुपर पावर मुल्क हैं, यूरोप देख लें, रूस देख लें, चाइना देख लें, सब अब देखें यूरोप जो है वो उसका दिवालिया निकल गया है, अब वो खुद IMF से कर्जा, आपको पता है, वो उनसे कर्जा लिया हुआ है। ठीक है, यहीं से बात जारी रखेंगे। हमारे साथ हमदान कॉलर हैं मुल्तान से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ मैम, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं भट्टी साहब से सवाल करना चाहता हूँ। ये उसकी गैस रोड हमारा ना, मैं इधर का रिहायशी भी हूँ सुई गैस रोड का, और ये 2-3 दफा इफ्तिताह भी हुआ, लेकिन ये सुई गैस रोड अब तक बन नहीं सका। इनसे कोई इस बारे में मालूमात लेना चाहता हूँ इनसे कि क्यों नहीं बन सकता, ये क्या है, क्या वजह आ रही है? ठीक है, सुई गैस रोड तो काफी बन चुका है। आप कहाँ से बोल रहे हैं? सुई गैस रोड लोकेशन बताएंगे? सुई गैस चौक से बात कर रहा हूँ मैं। चौक से? अच्छा, चौक से बात कर रहे हैं। आपका कुछ थोड़ा सा हिस्सा रह गया है। जी, वो आपने गुलजेब वाला हिस्सा बनाया हुआ है ना, सारा गुलजेब बन गई है। हाँ जी, गुलजेब से लेके, देखिए मेरी बात है, गुलजेब से लेके जो सुई गैस रोड है, मेरी यहाँ यूनियन काउंसिल का बिल्कुल एंड हो रहा है, वहां तक तो सारा कंप्लीट है। आप उससे आगे की बात कर रहे हैं? जी, उससे आगे की बात कर रहा हूँ। ये सुई गैस चौक जो आता है जहाँ चर्च है कॉर्नर पर। जी, मैं समझ गया, बिल्कुल मैं समझ गया। देखें भाई, उसके लिए ना मेरी MD साहब से भी मुलाकात हुई थी, वासा साहब से, गुज़िश्ता दिनों में। हमने ना वहां से ना सेवरेज लाइन, ये जो बता रहे हैं ये एंड वार्ड नंबर 5 का, वहां से सेवरेज आएगी जो असलम कॉलोनी,
मुश्तबा कनाल को भी लिंक करती हुई और महमूदाबाद मोहम्मदपुरा से टर्न लेगी और जिसको हम कहते हैं सुनारा मिल वाला रोड है, वो जाके लिंक करेगा चौक बीसी से। ये लाइन नहीं डल रही है, उस वजह से ये मैं समझ गया भाई जो रोड का कह रहे हैं, वो इस वजह से ना अभी रोड नहीं बना सकते क्योंकि उसका सेवरेज बिल्कुल खत्म हुआ है। ठीक है, तो इंशाल्लाह जल्द शुरू हो रहा है। आपको जवाब मिल चुका और आपने बहुत अच्छा किया इस पॉइंट को हाईलाइट करके। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में काम भी शुरू हो जाएगा। बात कर रहे थे आलमी मसला महंगाई, ग्लोबली जो तमाम लोग और तमाम मुल्क इससे अफेक्ट हो रहे हैं। प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा, हम इस पर बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं रोही एट 10। एक दफा फिर से हम आ चुके हैं ब्रेक के बाद वापस और प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। अमजद अली भट्टी रहनुमा तहरीक इंसाफ हमारे साथ मौजूद हैं। बात हो रही है तरक्याती मंसूबों के हवाले से। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का आपने पॉइंट ऐड किया था, इस हवाले से क्या काम हुआ है? मेरी यूनियन काउंसिल में 2 वाटर प्लांट लगाए गए, बल्कि मेरी यूनियन काउंसिल क्या 156 क्या मुल्तान में डिस्ट्रिक्ट में माशाल्लाह वाटर प्लांट काफ़ी लगाए गए। और देखें, मैं जो समझता हूं कि जो मेरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, देखें मैं यूनियन काउंसिल या अपने एनए की बात करूंगा तो मुल्तान की बात करूंगा। देखें कि पीपी 217 में सबसे बड़ा जो मखदूम साहब ने, मैं जो समझता हूं कि मखदूम साहब ने जो गिफ्ट दिया है, देखें वो शाह रुकन आलम मदर केयर बेड का दिया है। ये बहुत बड़ी एक जनूबी पंजाब के लिए मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा गिफ्ट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का। आप देखिए गाहिनी का बहुत बड़ा मसला है, अगर आप नश्तर चले जाएं, इसके लेबर रूम चले, देखिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, बहुत बड़ा प्रॉब्लम। आए दिन आपके चैनल्स पे चलता था कि बेड थोड़े हैं तो बच्चे जमीनों पे हो रहे हैं। देखो ये हम किस मुआशरे में जी रहे हैं, बिल्कुल हम किस मुआशरे में जी रहे हैं, अलमिया है। हाँ देखें अल्हम्दुलिल्लाह के ये क्रेडिट मैं समझता हूँ कि शाह महमूद कुरैशी साहब को जाता है, इमरान खान साहब को जाता है और वजीर आला बुज़दार साहब को जाता है। देखें ये जो इस मेगा प्रोजेक्ट कौन लाया, ये शाह महमूद कुरैशी साहब लाए। देखें जनूबी पंजाब सारा इसे इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह इसे बहुत ज़्यादा वो मिलेगी इंशाल्लाह, लोगों को काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छा होगा इंशाल्लाह। ठीक है अमजद साहब, लॉन्ग मार्च के हवाले से बताइएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से लॉन्ग मार्च का फैसला और आपकी हंसी छूट गई है। लॉन्ग मार्च तो देखिए मजाक है, ये मौलाना फजलुर रहमान साहब का ये मजाक। इंशाल्लाह लॉन्ग मार्च से कुछ नहीं होने वाला, और लॉन्ग मार्च से हुकूमतें नहीं जाती। पीपल्स पार्टी की जानिब से लॉन्ग मार्च होने जा रहा है, उस हवाले से क्या कहेंगे आप? देखिए बस वो एक प्रेशर देखे ना बिल्ड कर रहे हैं। देखिए इन लोगों ने अपनी बारियों का ना, अब बारी पीपल्स पार्टी की ना, देखिए पीपल्स पार्टी नून लीग पीपल्स पार्टी को ये मेरी बारी है, इनकी बारी नहीं आएगी क्योंकि अवाम को पता चल चुका है। पाकिस्तानी अवाम बाशऊर अवाम है अल्हम्दुलिल्लाह, उनको पता है कि इन लोगों ने क्या किया इस मुल्क के साथ, और अगर कोई उम्मीद की किरण है तो वो इमरान खान साहब हैं और शाह महमूद कुरैशी साहब हैं। अब आप एक चीज है, एक पॉइंट है जो हम हमेशा ही डिस्कस करते हैं कि 15,000 कमाने वाला, 20,000 कमाने वाला एक बंदा, फैमिली का एक बंदा जो कि अर्न कर रहा है, अर्निंग उसी से है, इनकम उसी के काम से आ रही है, 15-20,000 वो कमाता है। इस दौर में और इस महंगाई में वो कैसे सरवाइव करे? मैं ये नहीं कह रही कि किसी एक तबके ने जो है वो इससे मुतासिर हुआ है, हर तबका इससे मुतासिर हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही, आपकी बिल्कुल ही बात ठीक है। महंगाई जरूर है। देखिए मैं ये अगर कहूँ कि नहीं जी महंगाई नहीं तो फिर लोग कहेंगे तो बेवकूफ है, नहीं महंगाई जरूर है। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द इंशाल्लाह इस पे कंट्रोल पा लिया जाएगा। ठीक है, हम अगर बाहर सड़क पे निकलते हैं, यहीं चौक तक निकलते हैं, हम किसी सड़क पे जाते हैं, आवाम से राय लेते हैं तो कानों को हाथ लगाएगी, बस हमारी बस हो गई है, तब्दीली हमने देख ली है। तो क्या कोई ऐसा पॉइंट है जो अवाम नहीं समझ पा रही, या कोई ऐसा पॉइंट है जो अवाम की हुकूमत नहीं समझ पा रही? नहीं, अवाम समझती है। देखें अवाम समझती माशाल्लाह, अब जो रिजल्ट आया है KPK का समझती है। अब देखें मेयर माशाल्लाह पेशावर हमारा ही आया। देखें मैं बिल्कुल ये बात अब बिल्कुल ठीक है, जो 15,000 दिहाड़ी कमाता है उसके लिए बड़ा मुश्किल है करना, इसको चलाना अपने घर के निज़ाम को, कि वो घी ले, आटा ले या चीनी ले, उसकी तो दिहाड़ी इधर पूरी होगी। तो इंशाल्लाह हमारे कायद ने ये पिछली उसमें भी कहा है कि इंशाल्लाह जल्द अज जल्द इस पर कंट्रोल इंशाल्लाह कर लिया जाएगा। देखें इसमें ना हमारा जो ग्लोबल है ना,
ग्लोबली डिस्टर्ब कर दिया। किसने? कोरोना ने डिस्टर्ब किया। सही। तो मैं समझता हूँ कि कोरोना जैसी वबा ना आती, बिल्कुल ठीक, तो इंशाल्लाह बहुत हमारा मुल्क आगे होता। ठीक है, तहरीके अदम के हवाले से आपका क्या कहना है? देखें, तहरीके अदम में एतमाद, इनको अपने आप पे एतमाद नहीं है तो हम पे क्या ये करेंगे। तो इंशाल्लाह ये सिर्फ मैंने बताया ना आपको ना, इनको ना ये सिर्फ आप देखना अवाम समझ गई इन टोलों की, कि जो कहता था कि मैं पेड़ फाड़ दूंगा, मैं पाकिस्तान का पैसा निकालूंगा, अब ये उनके पास जा रहे हैं यारियां दोस्ती, यानी कि अवाम इस बात को समझ गई है कि लोगों को पाकिस्तान, इन लोगों को पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है, इनको सिर्फ लेना देना है अपनी जेबों के साथ। ठीक है, वैसे इस पॉइंट को आप किस तरीके से देखते हैं कि एक काम अगर आप नहीं कर सकते तो आई थिंक उसका दावा भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि मुझे टाइम लगेगा लेकिन मैं सारी चीजें सॉर्ट आउट कर लूंगा। तो आप ये तो ना कहें कि मैं कर्जा नहीं लूंगा, कभी किसी से मांगूंगा नहीं, मांगा तो फिर मैं खुदकुशी कर लूंगा। तो फिर अब तो अवाम के लिए कर लें। नहीं देखे, हमने देखे मेरे कायद ने हत्ता कोशिश की, लेकिन देखे ना कि हमारे मैंने आपको पहले प्रोग्राम के शुरू होते कहा था कि इस मुल्क का दवालिया निकाला गया, इसको जिस तरीके से नोच के खाया गया है। देखिए, टाइम जरूर लगेगा, हो जाएगा, लेकिन नाउमीदी नहीं है अल्लाह के हुजूर, और इंशाल्लाह अपने कायद पे मुझे मुकम्मल यकीन है कि ये इमरान खान वही इमरान खान साहब हैं जिन्होंने देखें पाकिस्तान का सर दुनिया में बुलंद किया था 92 के वर्ल्ड कप में, और इंशाल्लाह आने वाले सालों में, अब देखा ना ये रूस का जो दौरा हुआ है, माशाल्लाह, ये आप क्या समझते, छोटी सी बात है? ठीक है, इससे जरूर चेंज आएगा और ये चेंज हम जरूर देखेंगे, और एंड पर कहीं ना कहीं दिलासे और तसल्लियां रह जाती हैं और नाउम्मीद नहीं हो रहे। आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने का। इसी के साथ इख्तिताम हुआ जाता है आज के प्रोग्राम का। आपसे मुलाकात होगी कल ठीक 10:05 पर। अपनी होस्ट महाजिबिन आबिद को इजाजत दें, अपना ढेर सारा ख्याल रखें, एहतियात करें। अल्लाह हाफिज।